तो चलिए शुरू करते हैं गोल्फ रूल 6 पार्ट 1 के इस नए एक्सप्लेनर को। किसी भी गोल्फ कोर्स पर एक कैडी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर क्या होती है? सिर्फ बैग उठाना? बिल्कुल नहीं। उनका असली काम तो पेनल्टी प्रिवेंशन है। खेल की बिल्कुल शुरुआत से ही खिलाड़ी को किसी भी पेनल्टी से बचाना। एक चूक और पूरा स्कोर खराब हो सकता है। आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करने वाले हैं टीइंग एरिया का परिचय, इसकी सीमा या बाउंड्रीज, मैदान को तैयार करना, गलती से बॉल गिरने पर क्या होता है और टी मार्कर हटाने की क्या सजा मिलती है। ये 5 पॉइंट्स रूल 6.1 और 6.2 को एकदम क्लियर कर देंगे। पहला सेक्शन, टीइंग एरिया का परिचय। खेल की आखिर शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, एक कैडी की सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी यही इंश्योर करना है कि प्लेयर की बॉल एब्सोल्युटली सही स्टार्टिंग लोकेशन पर रखी गई है। अगर शुरुआत में ही बॉल थोड़ी सी भी गलत जगह पर हुई तो अर्ली पेनल्टी पक्की है, इसलिए शुरुआत बिना किसी गलती के होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, टीइंग एरिया की सीमा। आखिर इस एरिया की फिजिकल बाउंड्रीज होती क्या हैं? टेक्निकली स्पीकिंग, टीइंग एरिया एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार जगह होती है। ये 2 टी मार्कर्स के बिल्कुल आउटर एजेस, बाहरी किनारों से शुरू होती है और ठीक 2 क्लब लेंथ्स पीछे की तरफ एक्सटेंड होती है। इस डायमेंशनल स्पेस को दिमाग में बिठा लेना हर कैडी के लिए बहुत जरूरी है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नुआंस। अगर बॉल का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, लिटरली जस्ट अ फ्रैक्शन, बाउंड्री लाइन को टच भी कर रहा है ना, तो उसे इनसाइड या वैलिड माना जाएगा। पर अगर बॉल उन 2 क्लब लेंथ्स और मार्कर्स के एज से पूरी तरह बाहर है, तभी वो आउटसाइड या इनवैलिड कहलाएगी। स्ट्रोक लेने से पहले इस बारीक अंतर को समझना ही एक अच्छे कैडी की पहचान है। तीसरा पॉइंट, मैदान को तैयार करना। ग्राउंड प्रेपरेशन के लिए क्या छूट मिलती है? एक एलीट कैडी का काम सिर्फ नियम तोड़ने से रोकना ही नहीं है, बल्कि प्लेयर को उन हेल्पफुल छोटे एक्शंस की याद दिलाना भी है जो स्ट्रोक लेने से पहले अलाउड होते हैं। ये असल में गोल्फर को एम्पावर करने का एक तरीका है। तो आखिर परमिटेड एक्शंस हैं क्या? रूल 6.2b3 के हिसाब से स्ट्रोक लेने से पहले आप सैंड या मिट्टी को हल्के से प्रेस कर सकते हैं। घास को थोड़ा बेंड किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। यहाँ तक कि ओस या पानी, ड्यू और वाटर को भी सेफली क्लियर करना बिल्कुल अलाउड है। इन ग्राउंड प्रेपरेशंस के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगती, तो इनका फायदा जरूर उठाना चाहिए। चौथा सेक्शन, गलती से बॉल गिरना। जब अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए। अब जरा सोचिए, स्ट्रोक लेने का पूरा सेटअप बन चुका है और अचानक से बॉल टी से गिर जाए। कोर्स पर अक्सर पैनिक मच जाता है कि ओ नो, नियम टूट गया, अब तो सजा मिलेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? 0। नियम 6.2b का 5 इस मामले में पूरी तरह मददगार है। ऐसे एक्सीडेंटल ड्रॉप पर एक्चुअली 0 स्ट्रोक पेनल्टी होती है। मतलब कोई सजा नहीं, टेंशन लेने का कोई काम ही नहीं है। बिना किसी हेजिटेशन के उस वैलिड टीइंग एरिया के बाउंड्री के अंदर कहीं भी बॉल को वापस रीटी किया जा सकता है। घबराकर जल्दबाजी करने के बजाय शांति से बॉल को दोबारा सही जगह पर प्लेस करना ही सबसे बेस्ट अप्रोच है। 5वां और आखिरी पॉइंट, टी मार्कर हटाने की सजा। एक बहुत ही क्रिटिकल वार्निंग। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस सिचुएशन को ध्यान से समझते हैं। कमिटी बहुत ही सख्ती के साथ टी मार्कर सेट करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक बेहतर लाइन ऑफ प्ले के चक्कर में प्लेयर गलती से मार्कर को हिला देता है। ये सीधे रूल 6.2b का एक मैसिव वायलेशन है। टी मार्कर्स को टच या मूव करना कंप्लीटली स्ट्रिक्टली मना है। और पता है इस चूक की सजा क्या है? सीधे 2 स्ट्रोक जनरल पेनल्टी। ये एक ऐसा भारी नुकसान है जिसे आसानी से अवॉइड किया जा सकता था। मार्कर्स को ना छेड़ना ही किसी भी समझदार टीम की पहचान है। कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती पूरे खेल की दिशा बदल सकती है। तो क्या नियमों की गहरी जानकारी एक मैच का नतीजा तय कर सकती है? एब्सोल्युटली। एक रियल प्रोफेशनल कैडी की यही पहचान है कि वो ऐसी सिचुएशंस को शुरुआत में ही भांप ले और इन अवॉइडेबल पेनल्टीज को रोके। नियमों की यही अंडरस्टैंडिंग खेल को सक्सेसफुल बनाती है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है रूल 6 का ये शुरुआती हिस्सा अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।